तुमने किडनैपर्स के चंगुल से एरिस क्लोए विटमोर की जान बचाई थी। तुम्हारा एहसान चुकाने के लिए विटमोर फैमिली की मैट्रियार्क ने तुम्हें दो ऑप्शंस दिए, या तो उनकी सबसे प्यारी पोती क्लो विटमोर से शादी कर लो या फिर सीधे 100 मिलियन ले लो। तुमने बिना एक पल गंवाए पैसे चुन लिए और उसी वक्त कंट्री छोड़ने वाली पहली फ्लाइट बुक कर ली। तुम्हें बस यहाँ से दूर जाना था, क्लोए विटमोर से, उसी एरिस से जिसकी तुमने जान बचाई थी, क्योंकि तुम्हारा रीबर्थ हो चुका था। पिछली जिंदगी में किडनैपर से क्लोई को बचाने के बाद तुमने उसे प्रिंसेस जैसी लाइफ देने के लिए एक दिन में 5-5 जॉब्स की थी, लेकिन जैसे ही वह विटमोर फैमिली के पास वापस पहुंची, उसने सबको उन बुरे दिनों का जिक्र करने से मना कर दिया। मिसेस विटमोर ने तुमसे पूछा कि उनकी फैमिली को बचाने के बदले तुम्हें क्या चाहिए, और एक बेवकूफ की तरह तुमने कहा कि तुम क्लोई से शादी करना चाहते हो। तुम पूरी जिंदगी उसका ख्याल रखना चाहते थे, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता था कि विटमोर फैमिली में लौटने के पहले ही दिन से क्लोई का दिल कैपिटल के एलीट प्रिंस सेबास्टियन किंग्सली पर आ चुका था। शादी के बाद वह तुम्हारे साथ हमेशा बर्फ जैसी ठंडी रही, यहाँ तक कि अगर कभी तुम्हारा हाथ पकड़ भी लेती तो तुरंत जाकर उसे धो डालती। बाद में वो प्रेग्नेंट भी हो गई ताकि उसका असली प्यार कभी दूसरा आदमी न कहलाए और वह खुलेआम उसी के साथ रह सके। उसने खुद तुम्हें एक क्लिफ से नीचे धक्का दे दिया। मरने से पहले तुमने उसे अपनी हाई हील्स में तुम्हारी तरफ चलते हुए देखा। वह तुम्हारे खून को देखकर तिरस्कार से मुस्कुराई। ईथन हेज, तुम एक टूटे फूटे लूजर हो, तुमसे गरीबी की बदबू आती है, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे हस्बैंड बनने के लायक हो। सेबास्टियन हमेशा मेरी पहली पसंद रहेगा, बाकी हर कोई सिर्फ बैकअप है। जब तुमने दोबारा आंखें खोली, तुम उसी दिन लौट चुके थे जब मिसेस विटमोर ने तुमसे पूछा था कि तुम्हें क्या चाहिए। इस बार तुमने अपने सारे ख्वाब छोड़ दिए और क्लोई की तरफ एक बार भी नहीं देखा। मुझे कैश चाहिए और स्टेट्स जाने का टिकट। पैसे? इथान हेज, क्या मुझे पाने के लिए हार्ड टू गेट बनने का ड्रामा कर रहे हो? क्लोई की तीखी आवाज ने व्हाइटमोर विला की आलीशान खामोशी तोड़ दी। वह यूरोपियन लेदर सोफा पर हाथ बांधकर बैठी थी। जो आंखें कभी सिर्फ तुम्हें देखा करती थीं, उनमें अब सिर्फ खुली हुई नफरत और मजाक था। विटमोर फैमिली में लौटे उसे अभी 3 दिन भी नहीं हुए थे। वह सस्ती कॉटन ड्रेस जिसे खरीदने के लिए तुमने पैसे जोड़कर मेहनत की थी, अब उसकी जगह शनेल कुट्योर सूट ने ले ली थी। उसकी गर्दन में चमकता डायमंड नेकलेस बिना कुछ कहे ही तुम दोनों के बीच स्टेटस का फर्क साफ दिखा रहा था। मिसेस विटमोर सबसे आगे वाली सीट पर बैठी थीं। उनके हाथ में रेड सैंडलवुड की प्रेयर बीड्स थीं, जिन्हें वह धीरे धीरे घुमा रही थी। उनकी धुंधली लेकिन तेज नजर तुम्हें ऊपर से नीचे तक ऐसे देख रही थी जैसे किसी डिफेक्टिव आइटम की आखिरी कीमत आंक रही हो। मिस्टर हेज, क्लोई कभी कभी ज्यादा सीधी बात कर देती है, प्लीज उसका बुरा मत मानिए। क्लोई के पीछे से व्हाइट पैटर्न सूट पहने एक आदमी आगे आया। वह था सेबेस्टियन किंग्सले, कैपिटल का मशहूर रिच हेयर। वह क्लोई के बगल में बैठ गया। फिर जैसे ये बिल्कुल नॉर्मल बात हो, उसने क्लोई का हाथ पकड़ लिया। क्लोई ने अपना हाथ नहीं छुड़ाया, बल्कि उसके कान हल्के लाल हो गए और वह सेबेस्टियन के और करीब झुक गई। सेबेस्टियन ने तुम्हारी तरफ देखा। उसके होठों पर एक नरम दिखने वाली लेकिन जहरीली स्माइल थी। मिस्टर हेज ने क्लोई की जान बचाई है। कॉम्पेंसेशन मांगना उनका हक है। बस मुझे यह जानना है कि इस कॉम्पेंसेशन के बदले आपकी एपिटाइट आखिर कितनी बड़ी है। उसने एपिटाइट शब्द पर खास जोर दिया। उसकी आंखों में नकली दया और घमंड साफ झलक रहा था। तुमने शांत भाव से उन तीनों की तरफ देखा। पिछली जिंदगी में क्लिफ से गिरने का वह हल्का सा एहसास और हड्डियां तोड़ देने वाला दर्द अभी भी जैसे तुम्हारे खून और हड्डियों में बसा हुआ था। और क्लिफ पर क्लोई के कहे हुए शब्द, एक घटिया गरीब आदमी मेरे हस्बैंड बनने के लायक कैसे हो सकता है, अब भी तुम्हारे कानों में गूंज रहे थे। तुमने उस याद को पीछे छोड़ा और सेबास्टियन के पार देखते हुए सीधे मिसेस विटमोर की तरफ देखा। मुझे 10 मिलियन चाहिए। तुम्हारी आवाज जरा भी नहीं कांपी। ऐसा लगा जैसे तुम सिर्फ मौसम की बात कर रहे हो। पूरा लिविंग रूम एकदम शांत हो गया। फिर क्लोई ने जोर से तिरस्कार भरी हंसी उड़ाई। 10 मिलियन? ईथन हेज, क्या तुम पागल हो? वह झटके से खड़ी हुई और तुम्हारी नाक की तरफ उंगली दिखाकर बोली, तुम एक दिन में 4-4 जॉब्स करते हो। कभी टेबल सर्व करते हो, कभी कंस्ट्रक्शन साइट पर ब्रिक्स उठाते हो। पूरे महीने में कितना कमा लेते हो और अब सीधे मुंह खोलकर 10 मिलियन मांग रहे हो? क्या तुम्हें लगता है विटमोर फैमिली के पैसे पेड़ों पर उगते हैं? उसकी आंखों से घृणा छलक रही थी। मुझे पहले से पता था। तुमने मेरी जान किसी दयालुता से नहीं बचाई थी। तुम तो पूरे के पूरे पैरासाइट हो। पहले यहाँ रुकने से मना करने का ड्रामा किया ताकि बाद में इतनी पागलों जैसी कीमत बता सको, है ना? तभी सेबास्टियन ने जल्दी से क्लोई की कलाई पकड़ ली। उसने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई और उसे शांत किया। क्लोई, इतना अपसेट मत हो, यह इसके लायक नहीं है। फिर उसने तुम्हारी तरफ देखा। उसने गहरी निराशा दिखाने का ड्रामा करते हुए भौहें सिकोड़ ली। मिस्टर हेज, मुझे लगा था आप एक ऑनेस्ट इंसान हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतने ग्रीडी होंगे। विटमोर फैमिली के लिए 10 मिलियन कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन आपके जैसे बॉटम लेवल के इंसान के लिए इतनी बड़ी रकम एक ही रात में मिल जाए तो शायद आपका दिमाग ही खराब हो जाए और आप गलत रास्ते पर निकल पड़े। मेरी सलाह मानिए, जमीन पर पैर रखिए, 80 या 100,000 मांगिए और कोई छोटा बिजनेस शुरू कीजिए। क्या वह ज्यादा अच्छा नहीं होगा? उसकी हर बात ऐसे लग रही थी जैसे वह तुम्हारी फिक्र कर रहा हो, लेकिन उसकी हर बात तुम्हें ग्रीडी और निकम्मा साबित कर रही थी। तुम सेबास्टियन के उस नकली चेहरे को घूरते रहे। अचानक तुम्हें महसूस हुआ कि पिछली जिंदगी में तुम कितने बेवकूफ थे। तुम सचमुच इस सस्ते नकली शरीफ सांप से हार गए थे। तुमने सेबेस्टियन के जाल को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। तुम्हारी नजर सिर्फ मिसेस विटमोर पर थी। मिसेस विटमोर, आपकी एरिस की जान क्या 10 मिलियन की भी नहीं है? मिसेस विटमोर
विटमोर के हाथ प्रेयर बीट्स पर रुक गए। उनकी धुंधली आंखों में एक गहरी चमक उभरी। व्हाइटमोर फैमिली स्टोनब्रिज की सबसे बड़ी फैमिलीज में से एक थी। अगर बाहर ये बात फैल गई कि उनकी एरिस की जान बचाने वाले को उन्होंने सिर्फ पॉकेट मनी देकर टाल दिया, तो विटमोर फैमिली लोगों का सामना कैसे करेगी? ठीक है, 10 मिलियन मैं दूंगी। मिसेस विटमोर की आवाज भारी थी, लेकिन उसमें किसी भी तरह का विरोध सहने की गुंजाइश नहीं थी। ग्रैंडमा, क्लोई घबरा गई और पैर पटकते हुए बोली, आप इसकी इतनी बेहुदा डिमांड कैसे मान सकती हैं? इसके जैसा ब्रोके लूजर तो इतने पैसे बर्बाद ही कर देगा। मिसेस विटमोर ने हाथ उठाकर क्लोई को चुप करा दिया। उन्होंने बर्फ जैसी ठंडी नजर से तुम्हें देखा। ईथन हेज, मैं तुम्हें 10 मिलियन दे सकती हूँ, लेकिन पैसे लेते ही तुम्हें एनडीए साइन करना होगा। आज के बाद तुम किसी को भी ये नहीं बताओगे कि तुमने क्लोई की जान बचाई थी, और सबसे जरूरी बात, तुम दोबारा कभी क्लोई या विटमोर फैमिली के किसी भी मेंबर के सामने नहीं आओगे। क्या तुम ये कर सकते हो? तुमने बिना एक पल सोचे सिर हिला दिया। बिल्कुल, सच कहूँ तो मैं यह आपसे भी ज्यादा चाहता हूँ। इस जिंदगी में अब हमारी राहें कभी नहीं टकराएंगी। क्लोई एकदम जड़ हो गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी बिना जरा सी भी चाहत दिखाए उसकी शर्त मान लोगे। उसके हिसाब से तुम्हें तो एक वफादार कुत्ते की तरह उसके पीछे पीछे घूमना चाहिए था, उससे भीख मांगनी चाहिए थी और उससे चिपके रहना चाहिए था। क्लोई ने तिरस्कार से कहा, ईथन हेज, ड्रामा करना बंद करो। क्या तुम्हें लगता है कि पैसे तुम्हारे ऊपर चिपकी हुई झुग्गी की बदबू धो देंगे? सुन लो, 10 मिलियन मिलने के बाद भी मेरी नजर में तुम हमेशा एक घटिया गरीब आदमी ही रहोगे। सेबेस्टियन भी तुरंत बीच में बोल पड़ा। उसकी आवाज घमंड से भरी हुई थी। मिस्टर हेज, क्लोई शायद ज्यादा सीधी बात करती है, लेकिन वह गलत नहीं कह रही। अलग अलग दुनिया के लोगों को कभी एक नहीं होना चाहिए। पैसे लो और वापस अपनी दलदल में लौट जाओ। तुम उन दोनों की परफेक्ट टीम वर्क वाली एक्टिंग देखते रहे, लेकिन इस बार तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारा मन लगभग हंसने का कर रहा था। पैसे मेरे अकाउंट में कब आएंगे? तुमने उनकी हर इंसल्ट को पूरी तरह इग्नोर करते हुए सीधे मिसेस विटमोर की तरफ देखा। मैं अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से चेक तैयार करवा देती हूँ, मिसेस विटमोर ने ठंडे स्वर में कहा। वायर ट्रांसफर, चेक नहीं। तुम्हारी आवाज पूरी तरह दृढ़ थी, क्योंकि चेक अभी भी फ्रीज किया जा सकता था। तुम उन्हें अपने ऊपर किसी भी तरह का कंट्रोल या लेवरेज देने वाले नहीं थे। मिसेस विटमोर ने कुछ देर तक तुम्हें गौर से देखा, फिर आखिरकार सिर हिला दिया। ठीक है, कल दोपहर अपना आईडी लेकर आना। विटमोर ग्रुप आकर एग्रीमेंट साइन कर देना। तुम बिना रुके मुड़े और सीधे दरवाजे की तरफ चल पड़े। कल मिलते हैं। जैसे ही पैसे मेरे अकाउंट में आएंगे, मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मिसेस विटमोर और मिस्टर किंग्सले को पूरी जिंदगी की खुशियां मिलें। अगले दिन दोपहर तुम समय पर विटमोर ग्रुप के लीगल डिपार्टमेंट पहुंच गए। एग्रीमेंट की कंडीशंस बेहद कठोर थीं। उन्होंने लगभग तुम्हारा यह अधिकार भी छीन लिया था कि तुम क्लोई का नाम तक ले सको, लेकिन तुमने उस एग्रीमेंट को मुश्किल से एक नजर देखा। तुमने एग्रीमेंट के आखिरी पेज पर अपना सिग्नेचर किया और थंब प्रिंट भी लगा दिया। डिंग, तुम्हारा फोन बैंक मैसेज की नोटिफिकेशन से वाइब्रेट हुआ। पूरे 10 मिलियन तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके थे। तुमने स्क्रीन पर दिख रही उन लंबी नंबर्स की लाइन को कुछ देर तक देखा और फिर गहरी सांस छोड़ी। उसी पल से तुम सच में आजाद हो चुके थे। तुम विटमोर ग्रुप की बिल्डिंग से बाहर निकल आए। तुमने एक कैब ली और अपने तंग अंधेरे बेसमेंट रूम में वापस लौट गए। इस जगह में तुम्हारी पिछली जिंदगी की सारी मेहनत और दर्द बसता था। रूम के एक कोने में अब भी वह स्क्रैप कार्डबोर्ड रखा था, जिसे तुम क्लोई के लिए सप्लीमेंट्स खरीदने की खातिर इकट्ठा किया करते थे। टेबल पर एक सस्ता ग्लास रखा था, जिसका किनारा टूटा हुआ था। क्लोई के लिए कोल्ड मेडिसिन खरीदने के लिए तुमने अपने पिता की छोड़ी हुई इकलौती पुरानी वॉच तक पॉन कर दी थी। उसी समय स्टॉल ओनर ने वह ग्लास तुम्हें फ्री में दे दिया था। पिछली जिंदगी में जब क्लो विटमोर फैमिली के पास वापस गई थी, तब वह अपने साथ कुछ भी नहीं ले गई थी सिवाय उसी ग्लास के। लाल आंखों से उसने कहा था कि यह ग्लास इस बात का सबूत है कि तुम दोनों ने साथ मिलकर मुश्किलें झेली थीं। लेकिन बाद में तुम्हें पता चला कि वह ग्लास घर ले जाने की असली वजह कुछ और थी। वह सेबेस्टियन को यह दिखाना चाहती थी कि उसने गरीबों के बीच कितनी दर्दनाक जिंदगी बिताई थी, ताकि सेबेस्टियन को उस पर तरस आए। और बाद में तुम्हारी आंखों के सामने ही सेबास्टियन ने उसी ग्लास को लापरवाही से जमीन पर पटक कर टुकड़े टुकड़े कर दिया था। तुमने टेबल से वह ग्लास उठाया और डस्टबिन की तरफ चल दिए। फिर तुमने बिना किसी झिझक के उसे छोड़ दिया। क्रैक! ग्लास के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। कूड़े की जगह आखिर कूड़ेदान ही होती है। तभी किसी ने जोर से उस जर्जर आयरन डोर को धक्का देकर खोल दिया। दरवाजे पर क्लोई खड़ी थी। वह घिन से अपनी नाक दबाए हुए थी। उसके पीछे सेबास्टियन भी खड़ा था। उसके हाथ में बिल्कुल साफ व्हाइट हैंडकरचिफ था, जिससे वह बड़े नाटकीय अंदाज में खुद को हवा कर रहा था। ईथन हेज, तो तुम सच में इस गंदे डंप में छिपे हुए हो। क्लोई की हाई हील्स टूटी फूटी कंक्रीट फ्लोर पर टकरा रही थी और उनकी आवाज बेहद चुभने वाली लग रही थी। यहाँ की बदबू सीवर से भी ज्यादा खराब है। मुझे तो उल्टी आने लगी है। सेबास्टियन ने हल्का सा माथा सिकोड़ लिया। उसकी आवाज हमेशा की तरह घमंड से भरी हुई थी। क्लोई, मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ मत आओ। इस डंप में 1 सेकंड और रुकी तो कोई बीमारी लग जाएगी। तुमने उनकी तरफ देखे बिना ही अपने फटे पुराने कपड़े पैक करना जारी रखा। बताइए मिसेस विटमोर, यहाँ आने का सम्मान मुझे किस वजह से मिला? हमारी डील तो पूरी हो चुकी है। क्लोई अंदर चली आई और पूरे छोटे से रूम पर नजर दौड़ाने लगी। तभी उसकी नजर डस्टबिन में पड़े ग्लास के टूटे हुए टुकड़ों पर पड़ी। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। ईथन हेज, तुमने यह ग्लास तोड़ दिया? उसने डस्टबिन की तरफ उंगली करते हुए तेज आवाज में पूछा। तुमने अपने कपड़े पुराने कैनवस बैग में ठूंसे और जिपर बंद कर दिया। बस एक घटिया ग्लास था, बेवजह जगह घेर रहा था, इसलिए फेंक दिया। तो वह तो क्लोई कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक चुप हो गई। उसने बगल में खड़े सेबास्टियन की तरफ देखा, फिर उसने अपनी बाकी बात निगल ली। वह सेबास्टियन के सामने अपने
अपने अतीत के लिए जरा सा भी लगाव नहीं दिखा सकती थी। सेबास्टियन ने क्लोई के चेहरे का बदलाव तुरंत पकड़ लिया। वह आगे बढ़ा और अपने शू की नोक से ग्लास के टुकड़ों को हल्के से ठोकर मारी। उसके होंठों पर मजाक उड़ाती हुई स्माइल आ गई। मिस्टर हेज, क्लोई थोड़ी सेंटिमेंटल है, उसके लिए कभी कभी ट्रैश भी मायने रखता है। तुमने इसे इस तरह तोड़ कैसे दिया? ये बहुत थॉटलेस हरकत थी। उसने एक लंबी सांस ली और वॉलेट से एक $100 का नोट निकाला। फिर उसने वह नोट ऐसे तुम्हारे पैरों के पास फेंक दिया जैसे किसी भिखारी को भीख दे रहा हो। एक $100 में ऐसे जंक की पूरी बास्केट आ जाएगी। इसे क्लोई की तरफ से समझ लो। अब वह मुर्दे जैसा चेहरा बनाना बंद करो। वह हल्का सा नोट उड़ता हुआ तुम्हारे कैनवस बैग पर आकर गिरा। तुमने अपना काम रोक दिया, धीरे धीरे सीधे खड़े हुए और बर्फ जैसी ठंडी नजरों से सेबास्टियन को देखा। मिस्टर किंग्सली, तुम्हारे पैसे गंदे हैं, उन्हें देखकर मुझे घिन आती है। सेबास्टियन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। ईथन हेज, अपनी किस्मत ज्यादा मत आजमाओ। क्या तुम्हें लगता है कि 10 मिलियन मिलने से तुम मेरे बराबर आ गए हो? मेरी नजर में तुम अब भी एक ऐसा कीड़ा हो जो दूसरों के टुकड़ों पर पलता है। क्लोई तुरंत सेबेस्टियन के सामने आकर खड़ी हो गई और गुस्से से तुम्हें घूरने लगी। इथन हेज, तुम्हें हुआ क्या है? सेबेस्टियन ने इतनी अच्छी नियत से तुम्हें पैसे दिए और तुम उसी की बेइज्जती कर रहे हो। अभी वह नोट उठाओ और सेबास्टियन से माफी मांगो। जैसे पिछली जिंदगी में होता था, इस बार भी उसने बिना सोचे समझे सेबास्टियन का ही साथ दिया। तुम्हारे मुंह से ठंडी हंसी निकल गई। फिर तुमने अपना पैर उठाया और उस एक $100 के नोट पर रख दिया। तुमने उसे अपने शू के नीचे जोर से रगड़ दिया। माफी क्लोई विटमोर, क्या वह इसके लायक है? क्या सच में तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया सिर्फ तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती है? पहले मैं तुम्हें सिर पर इसलिए चढ़ाकर रखता था क्योंकि मैं अंधा था, लेकिन अब मेरी नजर में तुम्हारी कीमत उस डस्टबिन में पड़े ग्लास के टुकड़ों से भी कम है। क्लोई की आंखें पूरी तरह फैल गईं। उसके चेहरे पर सिर्फ अविश्वास था। वह मान ही नहीं पा रही थी कि इथन, जो कभी उसकी हर बात मानता था, आज उसी से इस तरह बात करने की हिम्मत कर सकता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? गुस्से से कांपते हुए उसने तुम्हें थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा दिया, लेकिन तुमने उसका हाथ बीच में ही मजबूती से पकड़ लिया। दर्द से क्लोई चीख उठी। मिसेस विटमोर, ये सुपीरियर बनने का ड्रामा अब बंद कर दो। तुमने उसका हाथ झटक कर दूर फेंक दिया। अपने इस अच्छे डॉग को लेकर मेरे घर से निकल जाओ, वरना मैं पुलिस को कॉल करके ट्रेसपासिंग की रिपोर्ट कर दूंगा। सेबास्टियन जल्दी से आगे बढ़ा और क्लोई को संभाल लिया। उसने जहरीली नजरों से तुम्हें घूरा। ईथन हेज, बस इंतजार करो। स्टोन ब्रिज में मुझसे दुश्मनी करने वालों को मेरे पास उन्हें मौत से भी बदतर जिंदगी देने के 100 तरीके हैं। तुमने अपना कैनवस बैग उठाया और बिना किसी डर के उसकी आंखों में देखा। कभी भी अगर तुम्हारे पास सच में उतनी एबिलिटी है, इतना कहकर तुम रेंटल रूम से बाहर निकल गए और उन दोनों को वहीं छोड़ दिया। पीछे से क्लोई की गुस्से भरी आवाज गूंजी। ईथन हेज, तुम इतने निर्दयी कब से हो गए? अब तुम्हें समझना नामुमकिन है, लेकिन तुमने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रेंटल छोड़ने के बाद तुम सीधे एयरपोर्ट के पास बने एक बजट होटल में चले गए। तुम्हारी फ्लाइट में अभी 6 दिन बाकी थे। तब तक तुम्हें बस शांति से इंतजार करना था, लेकिन साफ था कि विटमोर फैमिली तुम्हें इतनी आसानी से जाने देने वाली नहीं थी। तीसरी शाम किसी ने तुम्हारे रूम के डोर पर जोर जोर से दस्तक देनी शुरू कर दी। होटल रूम के बाहर 2 बॉडीगार्ड्स ब्लैक सूट पहने खड़े थे। उनके हाथ में एक सस्ता सूट था। मिस्टर हेज, मिसेस विटमोर का ऑन ऑर्डर है। आज रात आपको विटमोर थैंक यू कॉल में जरूर शामिल होना होगा। बॉडीगार्ड की आवाज बेहद सख्त थी। उसमें बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तुमने भौहें सिकोड़ ली। अग्रीमेंट साइन हो चुका है और पैसे भी मेरे अकाउंट में आ चुके हैं। मेरा किसी थैंक यू गाला में आने का कोई फर्ज नहीं बनता। बॉडीगार्ड ने तिरस्कार भरी स्माइल दी। मिसेस विटमोर ने कहा है, अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारी पुरानी कंस्ट्रक्शन कंपनी बंद करवाने के लिए मेरे पास बहुत तरीके हैं। सुना है वहाँ का फोरमैन पहले तुम्हारी काफी मदद किया करता था। तुम्हारी आंखें तुरंत बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। मिसेस विटमोर तुम्हें डराने के लिए एक निर्दोष इंसान का इस्तेमाल कर रही थी। पिछली जिंदगी में जब तुम सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, उसी फोरमैन ने तुम्हें कुछ $100 उधार दिए थे। तुम चाहे कितने भी कोल्ड ब्लडेड क्यों न बन चुके हो, लेकिन जिसने कभी तुम्हारी मदद की हो उसे अपनी वजह से मुसीबत में नहीं डाल सकते थे। ठीक है, मैं चलूंगा। तुमने वह सूट लिया और उन्हीं दोनों के सामने चेंज कर लिया। सूट साफ तौर पर तुम्हारे साइज से छोटा था। उसका फैब्रिक भी बेहद सस्ता और खुरदुरा था। उसे पहनकर तुम किसी मजाकिया क्लाउन जैसे लग रहे थे। विटमोर फैमिली चाहती थी कि बैंक्वेट में तुम्हारी बेइज्जती हो ताकि सेबास्टियन और भी ज्यादा शानदार दिखाई दे। रात ठीक 8 बजे बॉडीगार्ड्स तुम्हें लगभग एस्कॉर्ट करते हुए स्टोन ब्रिज के सबसे लग्जरी होटल के बॉलरूम में ले गए। गोल्डन डेकोरेशन से चमकता हुआ हॉल परफ्यूम की खुशबू, डिजाइनर गॉन्स और टकराते वाइन ग्लासेस की आवाजों से भरा हुआ था। जैसे ही तुमने अंदर कदम रखा, पूरा हॉल तुम्हारी तरफ देखने लगा। ये कौन है? पूरा भिखारी लग रहा है। ये अंदर कैसे आ गया? सुना है इसने मिसेस विटमोर की जान बचाई थी। इतनी बड़ी छलांग लगाने चला है। क्या इसने कभी आईने में खुद को देखा भी है? सच कह रहे हो मिस्टर किंग्सले के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। दोनों की दुनिया ही अलग है। उनकी हर जहरीली फुसफुसाहट तुम्हारे कानों तक साफ साफ पहुंच रही थी, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। तुम हॉल के एक कोने में पड़े सोफा पर जाकर बैठ गए और सामने रखा एक ग्लास वाटर उठा लिया। कुछ ही देर बाद हॉल में हलचल मच गई। सेबास्टियन के हाथ में हाथ डाले क्लोई अंदर आई। उसके चारों तरफ लोग उसकी खुशामद कर रहे थे। क्लोई ने आइस ब्लू काउचर गॉन पहन रखा था। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। सेबास्टियन ने परफेक्टली टेलर्ड व्हाइट ट्यूक्सडो पहन रखा था। उसकी चेस्ट पर लगा प्राइसेस सफायर ब्रोच चमक रहा था। दोनों सचमुच एक परफेक्ट कपल जैसे दिख रहे थे। स्टेज पर मिसेस विटमोर मुस्कुराते हुए गेस्ट्स को संबोधित कर रही थी। मेरी ग्रैंडडॉटर क्लोई के गाल में आने के लिए आप सभी का थैंक्स। क्लोई कई दिनों तक लापता थी, लेकिन मिस्टर सेबेस्टियन किंग्सले की
की मदद की वजह से वह सुरक्षित घर लौट आई। सेबास्टियन बेहद लॉयल और काइंड इंसान है। विटमोर फैमिली उनकी हमेशा आभारी रहेगी। हॉल के कोने में बैठे तुम मिसेस विटमोर की झूठी कहानी सुन रहे थे और तुम्हें लगभग हंसी आ गई। अपनी जान जोखिम में डालकर क्लोई को किडनैपर से तुमने बचाया था, लेकिन मिसेस विटमोर के मुंह से पूरा क्रेडिट सेबेस्टियन को मिल गया और तुम उसके असली सेवियर तुम्हारा नाम लेने की भी जरूरत नहीं समझी गई। तभी सेबास्टियन 2 ग्लास रेड वाइन लेकर सीधे तुम्हारी तरफ चला आया। उसके चेहरे पर वही नकली स्माइल थी। वह जानबूझकर इतनी ऊंची आवाज में बोल रहा था कि आसपास खड़े सभी गेस्ट्स उसकी बातें सुन सकें। मिस्टर हेज यहाँ अकेले बैठे बैठे बोर हो रहे होंगे, आइए मैं आपके साथ टोस्ट करना चाहता हूँ। उसने एक वाइन ग्लास तुम्हारी तरफ बढ़ा दिया, लेकिन तुमने उसे हाथ तक नहीं लगाया। मैं अल्कोहल नहीं पीता। सेबास्टियन की आंखों में एक पल के लिए जहरीली चमक उभरी, लेकिन अगले ही पल उसने फिर से मासूम बनने का ड्रामा शुरू कर दिया। मिस्टर हेज, क्या आप मुझे सबके सामने एम्बेरस करना चाहते हैं या फिर अभी तक अपने रेंटल रूम वाली बात का गुस्सा नहीं भूले? मुझे पता है कि क्लोई ने मुझे चुना, इसलिए आपको जलन हो रही है, लेकिन लव कभी फोर्स नहीं किया जा सकता। उसने जानबूझकर अपनी आवाज और ऊंची कर दी। हॉल में खड़े सभी लोग बातें करना छोड़कर तुम्हारी तरफ देखने लगे। तुमने ठंडी नजरों से उसे देखा। तुम्हारे जैसा इंसान मेरी जलन के लायक भी नहीं है। अचानक सेबास्टियन तुम्हारे और करीब आ गया। अगले ही पल वह खुद ही लड़खड़ा गया। उसके हाथ का रेड वाइन सीधा उसकी अपनी व्हाइट शर्ट पर गिर गया। सेबास्टियन ने जोर से दर्द भरी आवाज निकाली और पीछे की तरफ गिर पड़ा। उसकी महंगी व्हाइट शर्ट रेड वाइन से पूरी भीग चुकी थी। पूरा हॉल शोर से भर गया। क्लोई पागलों की तरह भीड़ चीरती हुई दौड़ी। सेबास्टियन, क्या तुम ठीक हो? उसने जल्दी से सेबास्टियन को उठाया और टिश्यू से उसकी शर्ट साफ करने लगी। सेबास्टियन की आंखें लाल हो गईं। उसने कांपती हुई आवाज में खुद को बेहद बेबस दिखाते हुए कहा, क्लोई मैं ठीक हूँ। मिस्टर हेज शायद अभी भी नाराज है। उन्होंने जानबूझकर मुझे धक्का नहीं दिया होगा। उसकी यह फेक विक्टिम वाली एक्टिंग आग में घी डालने जैसी साबित हुई। क्लोई तुरंत तुम्हारी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में आग जल रही थी। वह हाई हील्स पहने सीधे तुम्हारी तरफ दौड़ी और तुम्हारे चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए हाथ घुमा दिया, लेकिन तुमने सिर्फ हल्का सा सिर घुमाया और वह थप्पड़ आसानी से बचा लिया। इथन हेज, तुम घटिया लो लाइफ ब्रोके लूजर। क्लोई गुस्से से कांपते हुए तुम्हारी तरफ उंगली दिखाने लगी। उसकी चीख लगभग तुम्हारे कान फाड़ देने वाली थी। सेबास्टियन ने इतनी अच्छी नीयत से तुम्हारे साथ टोस्ट करना चाहा और तुमने उसी को धक्का दे दिया। अभी इसी वक्त घुटनों के बल बैठो और सेबास्टियन से माफी मांगो, वरना तुम्हारा खेल खत्म। तुरंत आसपास खड़े गेस्ट भी तुम्हारे खिलाफ बोलने लगे। क्या जंगली आदमी है? विटमोर फैमिली ने ऐसे गटर ट्रैश को अंदर बुलाया ही क्यों? घुटनों के बल बैठो और माफी मांगो। हमारी आंखों के सामने मत खड़े रहो। तुम वहीं खड़े उन खुद को इलीट समझने वाले लोगों को ठंडी नजरों से देखते रहे। अगर मैं मना कर दूं तो? मना? क्लोई की आंखों में घृणा साफ दिखाई दे रही थी। वो तुम्हें ऐसे देख रही थी जैसे सामने कोई इंसान नहीं बल्कि कूड़े का ढेर खड़ा हो। गुस्से से उसकी सांसें तेज चल रही थीं। तुम्हारी तरफ उठी उसकी उंगली भी कांप रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ 10 मिलियन मिल जाने से तुम यहाँ अकड़ दिखा सकते हो? सुन लो, तुम्हें कुचलना मेरे लिए एक चींटी को कुचलने से भी आसान है। क्लोई की बाहों का सहारा लिए खड़ा था। उसकी घिनौनी एक्टिंग अभी भी जारी थी। उसने धीरे से क्लोई की ड्रेस पकड़ ली। उसकी आवाज इतनी कमजोर थी जैसे वह किसी भी पल बेहोश हो जाएगा। क्लोई, जाने दो। मिस्टर हेज शायद इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनका बैकग्राउंड बहुत नीचे का है और उन्हें इंफीरियोरिटी फील होती है। मैं जाकर क्लोथ्स चेंज कर लेता हूँ। मेरी वजह से सबकी इवनिंग खराब मत होने दो। वह जितना ज्यादा खुद को महान दिखा रहा था, उतना ही क्लोई को लग रहा था कि उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और उतनी ही उसकी नफरत तुम्हारे लिए बढ़ती जा रही थी। क्लोई ने जोर से कहा, नहीं, आज इसे सबके सामने घुटनों के बल बैठकर जमीन पर सिर झुकाकर सेबेस्टियन से माफी मांगनी ही होगी। तभी मिसेस विटमोर कई बॉडीगार्ड्स के साथ वहां आ पहुंची। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। उनके हाथ में पकड़ी सैंडलवुड प्रेयर बीड्स दबाव की वजह से चरमराने लगी थी। ईथन हेज, विटमोर फैमिली ने तुम्हें इज्जत दी थी, उस इज्जत पर थूको मत। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें आदेश देने वाला दबदबा साफ महसूस हो रहा था। अगर आज तुम घुटनों के बल बैठकर माफी नहीं मांगते तो मैं किसी भी समय तुम्हारे 10 मिलियन फ्रीज करवा सकती हूँ और मैं यह भी सुनिश्चित कर दूंगी कि तुम स्टोन ब्रिज तो छोड़ो, पूरे कंट्री में कहीं भी जी नहीं पाओगे। जैसे ही मिसेस विटमोर ने अपनी बात पूरी की, ब्लैक सूट पहने एक दर्जन से भी ज्यादा ताकतवर बॉडीगार्ड्स ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने तुम्हें कसकर हॉल के एक कोने में रोक दिया। गेस्ट्स डर के मारे पीछे हट गए, कहीं उन पर खून के छींटे न पड़ जाएं, लेकिन उनकी आंखों में तमाशा देखने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। माहौल अपने सबसे तनावपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुका था। सबकी नजरों में तुम बस एक गरीब बेबस आदमी थे जो विटमोर फैमिली की ताकत के सामने घुटने टेकने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। तुमने क्लोई के घमंड से भरे चेहरे की तरफ देखा, सेबास्टियन की आंखों में छिपे जहर को देखा और फिर मिसेस विटमोर के उस अहंकारी चेहरे को देखा। अगले ही पल तुम हंस पड़े। तुम्हारी हंसी की आवाज पूरे खामोश बॉल रूम में किसी तेज धार वाली तलवार की तरह गूंज उठी। हंस किस बात पर रहे हो? क्या पागल हो गए हो? क्लोई ने भौहें सिकोड़ ली। तुम्हारी हंसी ने उसे बेचैन कर दिया था। तुमने हंसना बंद किया और धीरे धीरे अपना फोन बाहर निकाला। मैं इस बात पर हंस रहा हूँ कि खुद को स्मार्ट एलीट समझने वाले लोग एक थर्ड रेट एक्टर के हाथों कितनी आसानी से बेवकूफ बन गए। इतना कहते हुए तुमने अपने फोन में एक ऐप खोल लिया। पिछली जिंदगी में फोरमैन तुम्हारी सैलरी न काटे, इसलिए तुमने खुद से थोड़ी बहुत हैकिंग सीख ली थी। हॉल के कोने में बैठे बैठे तुमने होटल के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लिया। क्लोई विटमोर, अपनी आंखें खोलकर देखो कि असली बेशर्म कौन है। तुमने एंटर दबा दिया।
बॉल रूम के बीचों बीच लगा विशाल एलईडी स्क्रीन एक बार फ्लिकर हुआ। जिस स्क्रीन पर अभी तक विटमोर ग्रुप का प्रमोशनल वीडियो चल रहा था, उस पर अचानक साफ सिक्योरिटी फुटेज चलने लगी। उसमें अभी कुछ मिनट पहले हुई हर घटना बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। सेबास्टियन वाइन ग्लास लेकर तुम्हारी तरफ आया। जैसे ही वह पास पहुंचा, तुम तो दोनों हाथ पॉकेट में डाले एक कदम पीछे हट गए थे। तुमने उसे छुआ तक नहीं था। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि सेबास्टियन खुद अपने पैरों से ठोकर खाकर गिरा और जानबूझकर पूरा वाइन ग्लास अपनी ही शर्ट पर उड़ेल दिया। फिर उसने खुद को पीछे की तरफ फेंक दिया ताकि उसकी फेक एक्टिंग पूरी लगे। पूरा सीन हर एंगल से रिकॉर्ड हुआ था, कहीं भी कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं था। यहाँ तक कि गिरने से पहले उसके होंठों पर आई चालाक स्माइल भी झूम होकर क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रही थी। पूरे हॉल में ऐसी खामोशी छा गई कि अगर कोई सुई भी गिरती तो उसकी आवाज सुनाई दे जाती। सबकी नजरें स्क्रीन पर जमी रह गईं। उनके चेहरों के भाव देखने लायक थे। जो गेस्ट कुछ देर पहले तुम्हें घुटनों पर बैठने के लिए चिल्ला रहे थे, अब सबके मुंह बंद हो चुके थे। किसी के पास कहने के लिए एक शब्द भी नहीं बचा था। तुमने आराम से फोन वापस पॉकेट में रखा और दोनों हाथ सीने पर बांध लिए। आधी स्माइल के साथ तुमने घोस्ट की तरह सफेद पड़ चुके सेबेस्टियन को देखा। मिसेस विटमोर, आपके इस अच्छे डॉग की एक्टिंग कुछ खास नहीं है। तुमने मुझे फंसाया। सेबेस्टियन का बेचारा बनने वाला चेहरा तुरंत बिगड़ गया। उसकी आवाज इतनी तेज हो गई जैसे किसी बिल्ली की पूंछ पर पैर पड़ गया हो। उसने क्लोई को धक्का देकर अलग किया, स्क्रीन की तरफ उंगली उठाई और चीखा, वह वीडियो फेक है, तुमने उसे फोर्ज किया है। लेकिन एलईडी स्क्रीन पर वही फुटेज बार बार रिपीट होती रही। हर रिप्ले सेबेस्टियन के चेहरे पर पड़ने वाले एक जोरदार थप्पड़ जैसी थी। गेस्ट्स आपस में फुसफुसाने लगे। उनके चेहरों पर दया की जगह अब तिरस्कार और मजाक था। तो यह खुद ही गिरा था। इसे तो ऑस्कर मिलना चाहिए। किंग्सली फैमिली का हेयर इतना घटिया ट्रैप लगाएगा? कितनी शर्म की बात है। व्हाइटमोर फैमिली ने सच में गलत इंसान का साथ दिया। क्या घटिया आदमी निकला। उनकी हर फुसफुसाहट क्लोई के कानों में सुई की तरह चुभ रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। पूरा शरीर कांप रहा था। वह शर्म से डूब रही थी। लेकिन उसके मन में सबसे पहले तुम्हें सॉरी कहने का ख्याल नहीं आया। इथन हेज, तुम इतने चालाक कैसे हो सकते हो? तुमने चोरी छिपे रिकॉर्डिंग की थी। वह पलटकर तुम्हें जहरीली नजरों से घूरने लगी। तुम सिर्फ सेबास्टियन की रेप्यूटेशन बर्बाद करना चाहते थे, है ना? तुम्हारे जैसे बॉटम लेवल के लोग सच में बहुत घटिया होते हैं। क्लोई को अब भी सच देखने से इनकार करते देखकर तुम्हें हंसी आने लगी। क्लोई विटमोर, अगर तुम अपना ब्रेन इस्तेमाल नहीं कर रही हो तो उसे किसी ऐसे इंसान को डोनेट कर दो जिसे उसकी जरूरत हो। तुमने पास रखी टेबल से एक माइक्रोफोन उठा लिया। तुम्हारी आवाज पूरे बॉलरूम के स्पीकर्स में गूंज उठी। सबसे पहले वही मेरे पास आया था। उसने खुद अपने ऊपर वाइन डाली। मैंने सिर्फ सच सबके सामने रखा है। फिर इसमें मैं घटिया कैसे हो गया? तुमने वहाँ मौजूद हर इंसान पर ठंडी नजर डाली। तो यही है तुम्हारा हाई सोसाइटी, जहाँ झूठ को सच बना दिया जाता है और सच को झूठ। मिसेस विटमोर गुस्से से कांप उठी। उन्होंने उंगली उठाकर तुम्हारी तरफ इशारा किया। हद हो गई, बिल्कुल हद हो गई। सिक्योरिटी, इस घमंडी कमीने को अभी इसी वक्त बाहर फेंक दो। एक दर्जन से ज्यादा बॉडीगार्ड्स फिर से तुम्हारी तरफ बढ़े, लेकिन तुम बिना जरा भी डरे वहीं खड़े रहे। तुमने ठंडी नजरों से मिसेस विटमोर को देखा। जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चला जाऊंगा। विटमोर फैमिली के 10 मिलियन मुझे मिल चुके हैं। आज से मैं इतनहेज हमेशा के लिए क्लोई विटमोर और विटमोर फैमिली से अपना रिश्ता खत्म करता हूँ। अब मैं तुम्हारी इस बीमार दुनिया में एक दिन भी नहीं बिताना चाहता। इतना कहकर तुमने जोर से माइक्रोफोन टेबल पर पटक दिया। बैंग, पूरे हॉल में तेज आवाज गूंज उठी। फिर तुम मुड़े और बॉलरूम के दरवाजे की तरफ चल पड़े। जहाँ जहाँ से तुम गुजरे वहाँ खड़े बॉडीगार्ड्स खुद रास्ते से हटते चले गए। क्लोई तुम्हारी मजबूत और बेझिझक पीठ को देखती रह गई। अचानक उसके दिल में एक अजीब सी खालीपन की भावना पैदा हुई। उसे लगा जैसे उसकी कोई बहुत कीमती चीज हमेशा के लिए उसके हाथों से फिसल रही हो। बिना सोचे समझे उसने तुम्हारे पीछे एक कदम बढ़ाया, लेकिन उसका घमंड उसे वहीं रोक गया। ईथन हेज, अगर आज तुम इस दरवाजे से बाहर चले गए तो बाद में चाहे घुटनों के बल रेंगते हुए वापस आकर मुझसे भीख मांगो, मैं तुम्हारी तरफ दोबारा कभी नहीं देखूंगी। क्लोई गला फाड़कर तुम्हारे पीछे चिल्लाती रही, लेकिन तुमने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुम्हारे कदमों की रफ्तार तक नहीं बदली। जैसी तुम्हारी मर्जी, तुमने भारी बॉलरूम डोर खोला और उस जहरीली दुनिया को हमेशा के लिए अपने पीछे छोड़ दिया। रात की ठंडी हवा तुम्हारे चेहरे से टकराई। वह हवा ठंडी जरूर थी, लेकिन उसने तुम्हारे मन को पहले से कहीं ज्यादा साफ और आजाद कर दिया। पता लगाओ, वह ब्रोक लूजर ईथन हेज आखिर गया कहाँ है? क्लोई विटमोर ने गुस्से में अपनी डेस्क पर रखी सारी फाइल्स जमीन पर फेंक दी। उस थैंक यू गाला वाले तमाशे को पूरे 1 महीना बीत चुका था, लेकिन उस पूरे महीने क्लोई को अपनी जिंदगी बिखरी हुई लग रही थी। हर सुबह उठने पर उसके लिए सही टेम्परेचर वाला स्टमक सूथिंग पोट्रीज कोई तैयार नहीं करता था। वॉक इन क्लोजेट में रखे उसके महंगे कुचोर गाउन्स के साथ मैचिंग एक्सेसरीज भी अब कोई पहले से निकाल कर नहीं रखता था, क्योंकि यह सब पहले ईथन ही किया करता था। जब भी उसके पेट में दर्द होता, वह बेड पर तड़पती रहती। सेबास्टियन को कॉल करने पर उसका हमेशा एक ही जवाब होता, थोड़ा वार्म वाटर पी लो, मैं अभी मीटिंग में हूँ। लेकिन ईथन, वह तो तेज बारिश में आधा शहर पार करके भी उसकी पसंदीदा शॉप से हॉट पॉरेज ला कर देता था। क्लोई ने अपना धड़कता हुआ माथा दबाया। उसके अंदर एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट भरने लगी, लेकिन उसने खुद से यह मानने से इनकार कर दिया कि उसे ईथन की केयर की आदत पड़ चुकी थी। वह खुद को यही समझाती रही कि बस एक सस्ता हेल्पर अचानक छोड़कर चला गया है और उसे अभी नई सिचुएशन की आदत नहीं हुई। लेकिन इससे भी बुरी बात यह थी कि सेबास्टियन का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगा था। कई बार क्लोई ने सेबास्टियन के सूट जैकेट पर सस्ते परफ्यूम
परफ्यूम की तेज स्मेल महसूस की। जब उसने इस बारे में पूछा तो सेबास्टियन झुंझलाकर उसे दूर धकेल देता और कहता, बेवजह ड्रामा मत करो मिस विटमोर, हमने उन्हें ढूंढ लिया है। असिस्टेंट घबराते हुए रूम में आई और एक फाइल उसके हाथ में दे दी। ईथन बेपोर्ट चला गया है और उसने उन्हीं 10 मिलियन से एक टेक कंपनी शुरू की है। कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। क्लोई ने तुरंत फाइल छीन ली। उसमें ईथन की सूट पहने हुई फोटो थी। वह पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट और शार्प दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें पहले जैसी झुकी हुई नहीं थी, उनमें आत्मविश्वास और शांति साफ दिखाई दे रही थी। उस पुराने गरीब गिड़गिड़ाने वाले ईथन की कोई झलक अब उसमें नहीं बची थी। क्लोई के दिल में कंट्रोल खोने का एहसास और उसके साथ जलन की भावना एक साथ उमड़ पड़ी। उसने दांत भींचते हुए कहा, उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे विटमोर फैमिली के पैसों पर इतनी शानदार जिंदगी जीने की। अभी बेपोर्ट की फ्लाइट बुक करो, मैं खुद जाकर देखूंगी कि आखिर वह कर क्या रहा है। अगली दोपहर क्लोई 4 इंच हाई हील्स पहनकर तुम्हारी कंपनी के नीचे पहुंची। उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि वह लड़ाई करने आई है। उसके चेहरे पर अब भी वही घमंडी हैरिस वाला रवैया था। उसने फ्रंट डेस्क को पूरी तरह इग्नोर किया और सीधे तुम्हारे ऑफिस में घुस गई। तुम अपने चौड़े एग्जीक्यूटिव डेस्क के पीछे बैठकर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ रहे थे। दरवाजे की आवाज सुनकर भी तुमने सिर तक नहीं उठाया। ईथन हेज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पीठ पीछे कंपनी शुरू करने की। क्लोई तेज कदमों से तुम्हारे डेस्क तक आई और दोनों हाथ जोर से डेस्क पर पटक दिए। तुमने आराम से रिपोर्ट बंद की, फिर सिर उठाकर उसे ठंडी नजरों से देखा। मिसेस विटमोर, बिना परमिशन किसी प्राइवेट ऑफिस में घुसना आपको लीगल ट्रबल में डाल सकता है। इथन हेज, क्या अब तुम्हारा ड्रामा खत्म हो गया? मेरे साथ वापस चलो, मैं तुम्हारी सारी बदतमीजी माफ कर सकती हूँ। मुझे माफ करोगी? तुम आराम से अपनी एर्गोनॉमिक एग्जीक्यूटिव चेयर पर पीछे टिक गए। दोनों हाथ जोड़कर तुमने उसे ऐसे देखा जैसे वह सचमुच पागल हो। क्लोई विटमोर, क्या तुम सच में अपने डेल्यूजन में जी रही हो? क्लोई एक पल के लिए पूरी तरह चुप हो गई। उसका चेहरा शर्म और गुस्से से लाल पड़ गया। वह तुम्हें लगातार घूरती रही जैसे तुम्हारे चेहरे पर कोई झूठ पकड़ लेना चाहती हो, लेकिन उसे तुम्हारी आंखों में सिर्फ ठंडी हंसी और तिरस्कार दिखाई दिया। उस पुराने ईथन की दीवानगी का अब नामो निशान भी नहीं बचा था। नाटक करना बंद करो, क्लोई ने अपनी घबराहट छिपाने के लिए ऊंची आवाज में कहा। तुम बेपोर्ट भाग गए और कंपनी सिर्फ मेरा ध्यान खींचने के लिए शुरू की, है ना? क्या तुम्हें लगता है कि एक सूट पहन लेने से तुम्हारी हड्डियों में बसी गरीबी की बदबू छिप जाएगी? सुन लो, तुम हमेशा व्हाइटमोर फैमिली की दया पर जीने वाले गटर के कचरे ही रहोगे। मैं उसकी हिस्ट्रिकल बातें बिल्कुल शांत होकर सुनता रहा। मेरे होंठों पर एक बेरहम मुस्कान उभर आई। अपनी पिछली जिंदगी में भी उसने इसी घमंडी लहजे से मुझे मिट्टी में मिला दिया था। मैं खड़ा हुआ और धीरे धीरे डेस्क के चारों ओर घूमकर उसके सामने आ गया। मेरी लंबाई और एक लीडर जैसी मौजूदगी ने क्लोई को अनजाने में एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। क्लोई विटमोर, क्या तुम्हें लगता है कि सेबेस्टियन हमेशा तुम्हारी पहली पसंद रहेगा? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पिछली जिंदगी में क्लिफ के किनारे उसने मुझसे जो शब्द कहे थे उन्हें बिना एक भी शब्द बदले शब्द शब्द दोहरा दिया। और मेरे जैसा एक नीच गरीब आदमी सिर्फ तुम्हारा बैकअप बनकर जब चाहो तब इस्तेमाल होने के लिए ही पैदा हुआ है। क्लोई ऐसे जम गई जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसकी आंखें डर से फैल गईं। ये बातें उसने सिर्फ अपने दिल के सबसे अंधेरे कोने में सोची थी। उसने ये कभी किसी से नहीं कही थी। वह समझ ही नहीं पा रही थी मैं उसके दिल के सबसे गंदे राज पर इतनी सटीक चोट कैसे कर सकता था। तुम्हें कैसे? उसके होंठ कांपने लगे, लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई। मैंने उसे संभलने का जरा भी मौका नहीं दिया। मेरा हर शब्द पहले से ज्यादा गहराई तक चुभ रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम कोई महान राजकुमारी हो? नहीं, तुम सिर्फ एक स्वार्थी, एहसान फरामोश और पीठ में छुरा घोंपने वाली औरत हो। मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दिया और बदले में तुमने मेरी हैसियत को ही नीचा समझा। तुम सेबास्टियन की ताकत की पूजा करती रही और ये देखना भी जरूरी नहीं समझा कि वह असल में कैसा इंसान है। अब मेरी नजरों में तुम्हारी कीमत एक आवारा कुत्ते से भी कम है। क्लोई की आखिरी मानसिक दीवार भी टूट गई। उसने दोनों कान बंद कर लिए और पागलों की तरह सिर हिलाने लगी। नहीं, ये सच नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। उसके इस बदसूरत ड्रामे से तंग आकर मैंने अपने डेस्क पर रखा इंटरकॉम दबा दिया। सिक्योरिटी, ऊपर आओ और इस पागल औरत को मेरे ऑफिस से बाहर निकालो। 30 सेकंड भी नहीं बीते थे कि 2 हटे कट्टे गार्ड्स दौड़ते हुए अंदर आ गए। उन्होंने क्लोई की दोनों बाहें कसकर पकड़ ली। मुझे छोड़ो, जानते भी हो मैं कौन हूँ? मैं विटमोर फैमिली की हेरेस हूँ। क्लोई पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करने लगी। उसका हमेशा सजा सवरा चेहरा अब गुस्से और डर से पूरी तरह विकृत हो चुका था। मैं वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया और रिपोर्ट दोबारा खोल ली। इसे बाहर फेंक दो और आइंदा इस तरह के कचरे को मेरी कंपनी में कभी घुसने मत देना। तुमने मुझे कचरा कहने की हिम्मत कैसे की? इतने हेज, तुम्हें इसका पछतावा होगा। बेइज्जत होकर क्लोई वापस स्टोन ब्रिज लौट गई, लेकिन वहाँ उसका इंतजार उससे भी बड़ी तबाही कर रही थी, जो पूरे विटमोर फैमिली को बर्बाद करने के लिए काफी थी। सेबास्टियन बहुत बड़े संकट में फंस चुका था। उसने कई हाई एंड एस्कॉर्ट्स रखी हुई थी। उस पर विटमोर ग्रुप के कई अहम प्रोजेक्ट्स का फायदा उठाने का भी आरोप लगा। मामला बड़े स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल फ्रॉड का निकला। फिर पूरा मामला फट पड़ा। पुलिस ने सेबास्टियन को एक अंडरग्राउंड कैसीनो में पार्टी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इस खबर ने पूरे स्टोन ब्रिज के बिजनेस वर्ल्ड में भूचाल ला दिया। मार्केट खुलने के सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही विटमोर ग्रुप का स्टॉक लिमिट डाउन पर पहुंच गया। अरबों की मार्केट वैल्यू पल भर में मिट गई। इस झटके को मिसेस विटमोर सह नहीं पाई। उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ और तुरंत आईसीयू में भर्ती कराया गया। वह अब भी कोमा में थी। घबराई हुई क्लोई तुरंत डिटेंशन सेंटर पहुंची और सेबेस्टियन से मिलने की जिद करने लगी। शीशे के दूसरी तरफ खड़ा सेबास्टियन अब अपना पुराना सभ्य चेहरा पूरी तरह उतार चुका था। उसका चेहरा नफरत से मरोड़ खा रहा
था और उसकी आंखें जहरीले सांप की तरह चमक रही थीं। तुम यहाँ क्या करने आई हो? मेरा मजाक उड़ाने? सेबास्टियन ने जहर भरी आवाज में थूकते हुए कहा। क्लोई फूट फूट कर रोने लगी और शीशे पर मुक्के मारते हुए बोली, सेबास्टियन, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने विटमोर फैमिली को बर्बाद क्यों कर दिया? सेबास्टियन इतना जोर से हंसा कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए। तुम्हें बेवकूफ बनाया? नहीं, तुम तो पहले से ही बेवकूफ थी। क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं तुम्हारे जैसी इस्तेमाल हो चुकी औरत को चाहता, किसी और के बचे हुए टुकड़े को? अगर मुझे विटमोर फैमिली के रिसोर्सेज नहीं चाहिए होते तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं खुद को इतना गिराकर तुम्हारे जैसी बेवकूफ लड़की से मीठी मीठी बातें करता, जो खुद मेरे पीछे भागती फिरती थी? उसका हर शब्द एक तेज चाकू बनकर क्लोई के दिल में उतरता चला गया। उसके पैरों से ताकत निकल गई और वह जमीन पर ढह गई। उसकी पूरी दुनिया उसी पल बिखर गई। तभी उसे पहली बार सेबास्टियन का असली चेहरा दिखाई दिया। निराशा की उस गहरी खाई में उसके दिमाग में बार बार सिर्फ मेरी याद आने लगी। उसे वह ईथन याद आया जो उसके लिए सिर्फ एक छोटा सा केक खरीदने के लिए दिन में 4-4 जॉब्स करता था। उसे वह ईथन याद आया जो उसके बीमार होने पर पूरी रात उसके बेड के पास बैठा रहता था और डर के मारे एक पल के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं करता था। पछतावा उसके अंदर जहर की तरह फैलता चला गया। दूसरी तरफ बेपोर्ट में पतझड़ का मौसम था और मूसलाधार बारिश हो रही थी। मैं अभी एक बेहद अहम बिजनेस नेगोशिएशन खत्म करके निकला था। मैं अपनी मेबाज की पिछली सीट पर बैठा होटल लौट रहा था। कार अभी गराज से बाहर ही निकली थी कि ड्राइवर ने अचानक जोर से ब्रेक लगा दिए। मिस्टर हेज, सामने बारिश में कोई घुटनों के बल बैठा है। उसने पूरी रोड ब्लॉक कर रखी है। मैंने विंडो नीचे की और ठंडी नजर से बाहर देखा। मूसलाधार बारिश के बीच क्लोई कार के सामने घुटनों के बल बैठी थी। वह पूरी तरह भीग चुकी थी, जैसे पानी में डूबी हुई कोई चूहियां हो। उसके कभी बेदाग रहने वाले बाल उसके चेहरे से चिपके हुए थे। उसका गाउन कीचड़ से पूरी तरह सना हुआ था। जैसे ही विंडो नीचे आई, वह घबराकर कार की तरफ भागी। उसने विंडो फ्रेम को कसकर पकड़ लिया। ईथन, मुझसे गलती हो गई। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज मुझे बस एक और मौका दे दो। एक और मौका, ताकि तुम मुझे दोबारा क्लिफ से धक्का दे सको। मैंने बड़ा सा काला अम्ब्रेला पकड़े हुए कार का दरवाजा खोला। मैं कीचड़ में घुटनों के बल बैठी क्लोई को ऊपर से देखने लगा। अम्ब्रेला के किनारों से टपकती ठंडी बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। क्लोई ने झटके से सिर उठाया और मुझे आतंक भरी आंखों से देखने लगी। जाहिर है उसे ये नहीं पता था कि मैं रीबॉर्न होकर वापस आया हूँ। मेरी बातें उसके लिए जंग लगी आरी जैसी थी। वे धीरे धीरे उसकी आत्मा को चीरती चली जा रही थी। उसे कहीं भी छिपने की जगह नहीं छोड़ रही थी। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। डर छिपाने की कोशिश में उसके दांत लगातार किटकिटा रहे थे। मैं उसके दर्द और निराशा का आनंद ले रहा था। मुझे उस पर जरा भी तरस नहीं आ रहा था। मेरे अंदर सिर्फ बदले की ठंडी संतुष्टि थी। ठीक है, तुम्हें बस एक बात जानने की जरूरत है। तुम्हारी कीमत कीचड़ से भरे एक छोटे से गड्ढे से भी कम है। ये सुनते ही क्लोई पूरी तरह टूट गई और फूट फूट कर रोने लगी। वह अचानक मेरी तरफ झपट पड़ी। उसने मेरे पैर को कसकर पकड़ लिया और अपने कीचड़ से सने हाथों से मेरी कस्टम सूट पैंट्स गंदी कर दी। ईथन, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। सेबेस्टियन एक राक्षस है। उसने मुझसे झूठ बोला और पूरे विटमोर फैमिली को बर्बाद कर दिया। दादी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही हैं। विटमोर फैमिली लगभग पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। ईथन, अब इस दुनिया में मेरे पास सिर्फ तुम ही बचे हो। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसके आंसू बारिश की बूंदों में घुल चुके थे। वह मेरे अंदर बची हुई पुरानी भावनाओं का एक छोटा सा हिस्सा भी जगाने की कोशिश कर रही थी। ईथन, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बच्चा सेबेस्टियन का है, लेकिन अगर तुम मुझे वापस अपना लोगे तो मैं कल ही अबॉर्शन करवा दूंगी। आज के बाद मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। मैं तुम्हारी नौकरानी बनकर रहूंगी। उसे इतनी हद तक गिरते हुए देखकर मुझे घिन आने लगी। पिछली जिंदगी में भी उसने इसी प्रेगनेंसी को चारे की तरह इस्तेमाल करके मुझे क्लिफ तक बुलाया था और फिर अपने हाथों से मुझे नीचे धक्का दे दिया था। मेरी आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो गई। मैंने बिना किसी दया के अपना पैर उठाया और उसे जोर से लात मारकर अपने से दूर फेंक दिया। क्लोई दर्द से चीख उठी और सीधे कीचड़ से भरे गड्ढे में जा गिरी। गंदा पानी चारों तरफ उछल गया। क्लोई विटमोर, अब तुम इतनी भी काबिल नहीं बची कि मैं तुमसे नफरत करूं। मैंने उसकी तरफ नीचे देखते हुए बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें इस तरह भीख मांगते देखकर मुझे सच में घिन आती है। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, दफा हो जाओ। मेरी आंखों में जरा भी रहम नहीं था। मैंने फिर से अपना पैर उठाया और बिना दया किए उसे एक और लात मार दी। क्लोई फिर चीखती हुई कीचड़ भरे गड्ढे में जा गिरी। गंदा पानी फिर चारों तरफ उछल पड़ा। मैं मुड़ा और सीधे कार में बैठ गया। एक बार भी पीछे देखे बिना मैंने ठंडी आवाज में ड्राइवर से कहा, चलो जी। मिस्टर हेज। फोन के दूसरी तरफ माइल्स की आवाज हमेशा की तरह शांत और प्रोफेशनल थी। सोर्स पूरी तरह पक्का है। विटमोर फैमिली को हर जगह से ब्लॉक किया जा रहा है। अब देश का कोई भी बैंक उन्हें लोन देने को तैयार नहीं है, इसलिए वे एक अंडरग्राउंड ब्रोकर के जरिए ऑफशोर शैडो लेंडर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वे फैमिली एस्टेट को मॉर्गेज रखकर इमरजेंसी लोन लेना चाहते हैं। शैडो लेंडर, उस एस्टेट की कीमत कितनी है? नॉर्मल सिचुएशन में कम से कम $500 मिलियन, लेकिन विटमोर फैमिली को तुरंत कैश चाहिए और वह लेंडर लोगों की पूरी खाल तक उतार लेने के लिए बदनाम है। मुझे नहीं लगता कि उन्हें $200 मिलियन से ज्यादा की क्रेडिट लाइन मिलेगी और इंटरेस्ट बेहद खतरनाक होगा। $200 मिलियन वे उसके भी लायक नहीं है। माइल्स, ध्यान से सुनो। हमारे जितने भी कनेक्शंस हैं सबका इस्तेमाल करो। अभी पता लगाओ कि शैडो लेंडर के साथ उनकी मीटिंग किसके साथ हो रही है और मीटिंग का एग्जैक्ट टाइम और लोकेशन भी निकालो। मैं वह डील उनसे छीन लेना चाहता हूँ। फोन के दूसरी तरफ माइल्स कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। उसकी सांस तक एक पल के लिए रुक गई। मिस्टर हेज, डील छीननी है। हमारे पास तो सिर्फ वही $10 मिलियन हैं जिन्हें आपने रिजर्व रखने को कहा
कहा था, उससे तो हम नेगोशिएशन टेबल तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। डील छीनना तो बहुत दूर की बात है। किसने कहा कि मैं उन पर पैसे फेंकने वाला हूँ? $10 मिलियन ही काफी है। ये $10 मिलियन उनका डेट खरीदने के लिए नहीं है, ये सिर्फ हमारे लिए बार्गेनिंग पावर खरीदने के लिए है, इतनी कि शैडो लैंडर खुद विटमोर फैमिली को छोड़ दे और फिर हमारे साथ डील करे। जैसे ही तुम डिसीजन मेकर तक पहुंचो, उससे कहना हमारे पास भी कोलैटरल रखने के लिए एक एसेट है, हमें उसका लोन नहीं चाहिए, बल्कि हम उल्टा ऑफर देंगे। हम $10 मिलियन सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में रखेंगे, बदले में विटमोर फैमिली से मिलने वाला बैड एसेट हम खरीद लेंगे। उससे कहना कि हम इस बात पर दांव लगा रहे हैं कि विटमोर फैमिली लिक्विडेशन में जाएगी, हमें आखिर में उस एस्टेट का पूरा ओनरशिप चाहिए और पूरा रिस्क भी हम ही उठाएंगे। साथ ही उसे एक्स्ट्रा 1% कमीशन भी मिलेगा। मेबाज का इंजन धीमी गर्जना के साथ आगे बढ़ गया। टायर्स ने रास्ते के पानी को चीरते हुए तेज छींटे उड़ाए, जो पूरे के पूरे क्लोई के ऊपर जा गिरे। रियर व्यू मिरर में मैंने उस लड़की को देखा जो कभी स्टोन ब्रिज की सबसे घमंडी हेरेस हुआ करती थी। अब वह सड़क पर एक पिटे हुए आवारा कुत्ते की तरह पड़ी हुई थी। ईथन, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी? ईथन, क्लोई की दर्द भरी चीख बारिश को चीरती हुई बहुत दूर से मेरे कानों तक पहुंची। तुम मेरे बिना कैसे जीओगी? वह तुम्हारी समस्या है, उसका मुझसे क्या लेना देना? मैंने विंडो बंद कर दी। मोटे शीशे ने बाहर की सारी आवाजें पूरी तरह रोक दी। उसके साथ ही क्लोई की घिन दिलाने वाली सिसकियां भी हमेशा के लिए मेरी दुनिया से बाहर हो गई। अब उनका मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए कोई संबंध नहीं था। कार के अंदर फिर से पूरी तरह सन्नाटा छा गया। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, लेकिन आखिर तक उसने कुछ नहीं पूछा। उसने बस कार का टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ा दिया। मैं लेदर सीट पर पीछे टिक गया और अपनी आंखें बंद कर ली। 2 जिंदगियों से मेरे सीने पर रखा भारी पत्थर वैसे नहीं टूटा था जैसा मैंने सोचा था। उसमें सिर्फ एक दरार पड़ी थी, क्योंकि मैं जानता था क्लोई को ठुकराना सिर्फ शुरुआत थी। असली बदला तो वह शानदार अंतिम संस्कार होगा जिसकी पूरी स्क्रिप्ट मैं खुद लिखूंगा, और वह खास तौर पर विटमोर फैमिली और किंग्सले फैमिली के लिए तैयार किया गया था। अभी तो उस नाटक का पर्दा बस उठना शुरू हुआ था। मैंने अपनी पैंट पर लगे कीचड़ के दाग की तरफ एक बार भी ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने दोबारा फोन कॉल पर ध्यान दिया। माइल्स, तुमने कहा था कि विटमोर फैमिली वेस्ट हेवन एस्टेट को मॉर्गेज रख रही है। समझ गया मिस्टर हेड्स, आप उन्हें जड़ से खत्म करना चाहते हैं। ये चाल वाकई कमाल की है। विटमोर फैमिली को लगता है कि वही एस्टेट उनकी आखिरी लाइफलाइन है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि हमने उस तिनके पर पहले ही पेट्रोल छिड़क दिया है। काम तुरंत पूरा होगा, और याद रखिए सब कुछ तेजी से और बिल्कुल साफ तरीके से होगा। कोई भी सबूत पीछे नहीं छूटेगा। 3 दिन बाद मैं हेज ग्रुप के टॉप फ्लोर पर बने CEO ऑफिस में खड़ा था। मेरे सामने फ्लोर टू सीलिंग ग्लास विंडोज फैली हुई थी। नीचे शहर की सड़कें ट्रैफिक से भरी हुई थीं और गाड़ियां लगातार दौड़ रही थीं। माइल्स मेरे पीछे सम्मान के साथ खड़ा होकर रिपोर्ट दे रहा था। मिस्टर हेज, सब कुछ बिल्कुल आपकी प्लानिंग के मुताबिक हुआ है। शैडो लेंडर ने खुशी खुशी हमारी डील स्वीकार कर ली। कल दोपहर विटमोर फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव को एक फेक लोन इंटेंट लेटर दे दिया गया। वह उसे देखकर मुस्कुराते हुए बाहर निकला। अभी भी उन्हें पूरा यकीन है कि ज्यादा से ज्यादा कल तक $300 मिलियन की उनकी लाइफलाइन पहुंच जाएगी। सुना है मिसेस विटमोर को सबसे महंगी इंपोर्टेड मेडिसिन दी जा रही हैं। 24 घंटे केयर के सहारे किसी तरह उनकी सांसें चल रही हैं। मैंने शांत स्वर में पूछा, हॉस्पिटल उनका ट्रीटमेंट कब बंद करेगा? माइल्स ने तुरंत जवाब दिया, अग्रीमेंट के मुताबिक अगर कल दोपहर 12 बजे तक फंड्स नहीं पहुंचे तो हॉस्पिटल उनका पूरा ट्रीटमेंट बंद कर देगा। यहाँ तक कि वेंटिलेटर भी हटा दिया जाएगा। उसी समय ऑफिस के दरवाजे पर नॉक हुई। मेरा नया असिस्टेंट नोआ रीड दरवाजा थोड़ा खोलकर अंदर आया। मिस्टर हेड्स, नीचे विटमोर ग्रुप की मिसेस विटमोर फिर से आई है। वह जिद करके आपसे मिलना चाहती है। सिक्योरिटी उन्हें मुश्किल से रोक पा रही है। मैं अपने डेस्क के पीछे गया और सिक्योरिटी कैमरा की लाइव फीड खोल दी। स्क्रीन पर क्लोई दिखाई दी। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े अस्त व्यस्त थे। अब उसमें स्टोनब्रिज की उस घमंडी हेरेस की जरा भी झलक नहीं बची थी। वह किसी पागल औरत की तरह कंपनी के मेन गेट से चिपकी हुई थी। वह अंदर मौजूद लोगों पर चीख चीख कर अपनी आवाज तक बैठा चुकी थी। ईथन, बाहर आओ, तुम शैतान हो। तुम मेरे फैमिली के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? दादी मर रही है, हमारे पैसे वापस कर दो। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। 2 लंबे चौड़े गार्ड्स ने उसकी दोनों बाहें पकड़ रखी थी। वे उसे घसीट कर हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह जूते से चिपकी हुई च्युइंग गम की तरह वहीं अड़ी हुई थी। वह हाथ पैर मारकर जोर जोर से तड़प रही थी और बेहद शर्मनाक तमाशा कर रही थी। मैं यह सब चुपचाप देखता रहा। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। पिछली जिंदगी में जब उसने मुझे क्लिफ से नीचे गिरते हुए देखा था, वह भी बिल्कुल ऐसे ही ठंडी और भावहीन थी। अब मेरी बारी थी। माइल्स ने पूछा, मिस्टर हेज, क्या हमें इसे हैंडल करना चाहिए? मैंने इंटरकॉम उठाया और सिक्योरिटी को कॉल लगाया। क्या वह बीमार नहीं है? तो उसे वहीं भेज दो जहां उसका होना चाहिए। सिटी साइकेट्रिक सेंटर को कॉल करो। कह दो कि यहाँ मेनिया से पीड़ित एक पेशेंट है। वह पब्लिक सेफ्टी के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। इतना कहकर मैंने कॉल काट दी और स्क्रीन पर चल रहे उस बेहुदा तमाशे को देखना भी बंद कर दिया। 1 हफ्ते बाद मैं बेपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के VIP लाउंज में था। मैंने एक शानदार कैजुअल सूट पहन रखा था। हाथ में सूटकेस लिए मैं विशाल फ्लोर टू सीलिंग विंडो के सामने खड़ा था। दीवार पर लगी बड़ी स्क्रीन पर फाइनेंशियल न्यूज चल रही थी। स्टोनब्रिज की कभी सबसे बड़ी कंपनीज में गिने जाने वाला विटमोर ग्रुप आज आधिकारिक रूप से बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया है। इसकी चेयरवुमन मिसेस विटमोर पर भारी मेडिकल बिल्स बकाया थे। डॉक्टर्स उन्हें बचाने में असफल रहे और 3 दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई। क्लोई विटमोर पर फाइनेंशियल क्राइम्स का शक है। साथ ही उसकी मानसिक स्थिति अस्थिर होने के कारण उसे सिटी साइकेट्रिक सेंटर में भर्ती कर दिया गया है। किंग्सले फैमिली के उत्तराधिकारी सेबेस्टियन
किंग्सले को कई अपराधों में दोषी पाए जाने के बाद 15 साल की सजा सुनाई गई है। स्क्रीन पर चलते उन परिचित नामों को मैं शांत नजरों से देखता रहा। मेरे दिल में कोई हलचल नहीं हुई, बल्कि अब यह सब मुझे बेहद उबाऊ लग रहा था। आपकी कॉफी मिस्टर हेस। मेरा नया असिस्टेंट नोआ रीड सम्मान के साथ मेरे हाथ में अमेरिकानो थमा दिया। न्यूयॉर्क ऑफिस की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वॉल स्ट्रीट की कई बड़ी फर्म्स हमारे नए प्रोजेक्ट में गहरी रुचि दिखा रही हैं। मैंने कॉफी का एक घूंट लिया। बिल्कुल परफेक्ट। मेरी पिछली जिंदगी का बदला आखिरकार पूरा हो चुका था। अब इस नई जिंदगी की असली शुरुआत होने वाली थी। उसी समय एयरपोर्ट में साफ अनाउंसमेंट गूंजी, न्यूयॉर्क जाने वाले सभी पैसेंजर्स कृपया ध्यान दें, आपकी फ्लाइट की बोर्डिंग शुरू हो चुकी है। मैंने कॉफी नीचे रखी और अपना सूटकेस उठा लिया। चलो नोआ। मैं लंबे कदमों से बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ गया। धूप की सुनहरी किरणें मेरे ऊपर पड़ रही थीं। वे गर्म थीं और उम्मीद से भरी हुई भी। लेकिन जैसे ही मैं जेट ब्रिज पर कदम रखने वाला था, मेरी पॉकेट में रखा वह फोन, जो बहुत लंबे समय से बिल्कुल खामोश था, अचानक वाइब्रेट करने लगा। वही पुराना फोन जिसे मैंने अपनी पिछली जिंदगी की आखिरी निशानी के रूप में छिपा कर रखा था। उसमें ऐसे कॉन्टैक्ट्स मौजूद थे जिनका इस दुनिया में अब कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए था। मैं वहीं रुक गया और धीरे से वह फोन बाहर निकाला। स्क्रीन पर एक अननोन नंबर लगातार फ्लैश हो रहा था। वह नंबर मेरी हड्डियों तक में बसा हुआ था, क्योंकि उस नंबर का मालिक 3 साल पहले एक बेहद सोच समझ कर रचे गए प्लेन क्रैश में मर चुका था। मैं उस नंबर को घूरता रह गया। उसी पल ऐसा लगा जैसे मेरे पूरे शरीर का खून एक झटके में बर्फ बन गया हो।